हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 17 फरवरी। तो 17 फरवरी के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स देखते हैं। उससे पहले हम पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसे रिवाइज करते हैं। तो पहला है, चाइना के द्वारा गहरे पानी में स्पेस स्टेशन परियोजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य बताना। इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ावा देना या कोल्ड सीप को बढ़ावा देना या फिर नौसेना वगैरह। अगला है, चाइना में जुरैसिक युग के पक्षी के जीवाश्म देखने को मिले हैं, उनका नाम देख के बताना इनमें से नाम क्या है। और दूसरा है अगला कि प्रांत कौन सा है, किस प्रांत में मिले थे, तो ये तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगला देखते हैं कि हरियाणा सरकार के हर खेत स्वस्थ खेत का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्य सुरक्षा के लिए था या फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए था या फिर ये योजना कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए थी, ये बताना है। उसके बाद है कि नमूना जो लिया जाएगा इस योजना के तहत, वो नमूना किस स्तर से लिया जाएगा? मिट्टी वाला जिला स्तर से, हर खेत के स्तर से, ब्लॉक स्तर से या केवल कृषि सरकारी खेतों से। मणिपुर के बारे में देखते हैं। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है वो किस डेट को लगाया गया है। उसके बाद है कि हालिया संकट के मुख्य कारण क्या थे। तो मेन इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि क्यों लगाया गया है मणिपुर वाले एरिया में। इसका हमने एंशिएंट मतलब पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखा था कि क्यों ये लगाया गया है। अगला है, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहला स्थान किस राज्य का है, ये बताना है। पहला स्थान किस राज्य का था? हमने 4 देखे थे, 4-5 टॉप के, इसमें से पहला बताना है। उत्तर प्रदेश का 14-15 में क्या था, ये तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एम्स का देखें, एम्स ने पयोधी नामक एक बैंक स्टार्ट की थी, मिल्क बैंक। इसका उद्देश्य क्या है, ये बताना है। दूसरा है, WHO के अनुसार सबसे अच्छा पोषण नवजातों के लिए कौन सा होता है। हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो हमने देखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की बात चल रही है और इसके लिए जो राज्यसभा है वो 55 जो राज्यसभा के 55 सदस्य थे उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत ये प्रस्ताव लाए गए हैं, हटाने की बात चल रही है प्रक्रिया। और दूसरा, महाभियोग में कितने हस्ताक्षर न्यूनतम चाहिए होते हैं महाभियोग में, जब राज्यसभा के किसी सांसद को जो राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है, तो ये बताना है। अगला था कि कन्नड़ लोक गायिका सुक्री बोम्बागौड़ा का निधन हो गया था। तो इसके बारे में एक पहला, इन्हें पद्मश्री मिला था कब, और उससे ज़रूरी जो क्वेश्चन है वो है ये कि वे किस जनजाति से संबंधित थी। इसको हमने डिटेल से देखा था, उस जनजाति की हमने बात भी की थी। अगला है, एक देश एक पंचांग एक प्रस्ताव आया था, वो किस शहर में आयोजित हुआ था सम्मेलन जब ये बात की गई थी। उसके बाद अगला है कि इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। इन चारों में से विषय को देखना है कि कौन सा विषय था। उसके बाद हमने देखा था कि आकाश मिसाइल की अधिकतम रेंज बतानी है। क्यों? क्योंकि फिलीपींस आकाश मिसाइल खरीद रहा है तो उसकी रेंज इसमें से बतानी है। और इससे पहले 2022 में फिलीपींस ने एक और मिसाइल खरीदी थी, उसका नाम बताना है कि कौन सी मिसाइल फिलीपींस पहले खरीद चुका है, अब खरीद रहा है। महाकुंभ पर जो आर्टिकल है वो है क्वेश्चन MCQ में कि महाकुंभ के तहत जो डाक टिकटें जारी हुई हैं उनकी थीम क्या है। तो थीम गंगा आरती है, प्रयागराज का किला है, या महर्षि भारद्वाज स्नान और संगम स्नान और अक्षय वट है। और लास्ट है आज का, कुंभ मेला का चक्र कितने वर्ष का होता है। तो ये हमने देखा पिछले क्लास के करेंट अफेयर्स। अब आज की बात करें तो आज है 17 फरवरी के इम्पोर्टेंट देखें। तो पहला दलहन के लिए है, तो विश्व दलहन दिवस की विशेषताएं देखनी है। तो 10 फरवरी को FAO के द्वारा, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा 2018 से हर साल 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। तो पल्सेस जो डाइवर्सिटी लेके आती हैं उसे लेकर ये थीम है। उसका महत्व हम जानते हैं। दलहन का महत्व क्या होता है कि जो पोषण है, पर्यावरण के लाभ हैं और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में ये योगदान देता है, क्योंकि पोषण और खाद्य सुरक्षा में क्या है, दालों का एक विशेष योगदान है। उसके बारे में एक आर्टिकल है। उसके बाद द न्यू आइकन सावरकर एंड दी फैक्ट, ये बुक है द न्यू आइकन सावरकर एंड दी फैक्ट। इसके लेखक है अरुण शौरी। तो अरुण शौरी, इस बुक में लिखा किसका नाम है, मतलब किसकी जीवन के ऊपर है, तो विनायक दामोदर सावरकर। तो अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह की, 1857 का विद्रोह पहले कहा जाता था कि केवल एक ये गदर था। उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि नहीं, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम
संग्राम था, पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ये जिस व्यक्ति ने कहा था उन्हीं व्यक्ति का नाम है विनायक दामोदर सावरकर। तो इन्हीं पे ये बुक लिखी गई है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट अरुण शौरी के द्वारा। अब ये जो विनायक दामोदर सावरकर हैं उनके जीवन और उनके बारे में ये बताती है। इनके बारे में अगर हम शॉर्ट में देखें तो 1883 में महाराष्ट्र में जन्मे थे और 57 की क्रांति में 1857 मतलब क्रांति पर इन्होंने 1857 स्वतंत्रता संग्राम ऐसे करके वो बुक लिखी थी। उसके बाद है हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर काफ़ी ये फेमस रहे थे। 1904 में इन्होंने क्या किया था, अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत याद रखना, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की थी। साथ ही 1909 में भारत में एक ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन की हत्या हुई थी। अब उस हत्या में इनका भी हाथ बताया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये हमने देखा विनायक सावरकर के बारे में। अगला है IIAS DRPG, मतलब दो प्रशासनिक संगठन है। जो प्रशासन मतलब सिविल सर्विस वाले होते, जैसे अंतर्राष्ट्रीय एक प्रशासन एक विज्ञान संगठन है पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद एक भारत का प्रशासनिक सुधार विभाग। इन्होंने एक सम्मेलन मतलब आयोजित किया है। तो 4 दिवसीय सम्मेलन, 55 देशों के यहाँ पे प्रतिनिधि जो वहाँ के सर्विस वाले हैं, प्रशासनिक सर्विस से जुड़े, वो आए हैं। इसकी थीम क्या है, नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रीचिंग अ लास्ट माइल। तो ये इसकी थीम है, नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म। उसके बाद अगला आर्टिकल है महिला सम्मेलन को लेकर। तो तिथि क्या है, 14 फरवरी के दिन इसका आयोजन किया गया महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का। कहाँ पे हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है कि जो बेंगलुरु में महिला सम्मेलन हुआ अंतर्राष्ट्रीय वाला, वो 14 फरवरी को हुआ। उद्घाटन मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। तो ये फेमस है। उसके बाद PM मोदी जो अमेरिका के दौरे पे थे, तो अभी हमने इसके बारे में 1-2 आर्टिकल देखे थे। अब यहाँ पे गिफ्टों का लेन देन हुआ है, कुछ गिफ्ट दिए गए, कुछ लिए, उनके बारे में देखें तो इलॉन मस्क ने जो गिफ्ट दिया है मोदी जी को, वो स्पेस एक्स क्या है, इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जो स्पेस शिप बनाती है। तो उसी का स्टार शिप फ्लाइट का नेक्स्ट 5 का हीट सील्ड का टाइल दिया है उन्होंने, मतलब जो उनका स्पेस शिप है उसी का एक टाइल दिया है प्रतीक के रूप में। तो ये टाइल दिया है जो अंतरिक्ष यान को भीषण तापमान से बचाता है। तो इलॉन मस्क ने क्या दिया, अपना एक हीट सील्ड का टाइल दिया। मोदी ने क्या दिया है उनके बच्चों को, तो उन्होंने एक विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है उसको भेंट किया है। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर का द सीक्रेट क्रिसेंट मून और द ग्रेट RK नारायण कलेक्शन, ये किताबें दी हैं जो बच्चों से संबंधित है। उसके बाद ट्रंप ने जो मोदी को दिया है वो क्या है, तो उसमें अवर जर्नी टुगेदर नामक एक पुस्तक है, अवर जर्नी टुगेदर, जिसमें हाउडी मोदी जो एक प्रोग्राम हुआ था दोनों लोगों ने मिलकर 2019 में, उसका चर्चा की गई है। साथ ही नमस्ते ट्रंप करके है। तो ये है, और इस पर लिखा है ट्रंप ने, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। तो ये वाली चीज़ इस बुक पर लिखी है। अगला है जल महाकुंभ में जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन किया गया। तो जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन कहाँ हुआ है, महाकुंभ के दौरान। तो 16 फरवरी को मतलब कल के दिन यूपी सरकार और NGOI फॉरेस्ट के द्वारा ये किया गया है। योगी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और है इसमें कुछ पेड़ वगैरह बताए गए, ऐसे पेड़ वगैरह लगे हैं। मेन है कि ये सम्मेलन किया गया प्रयागराज में जलवायु परिवर्तन का। उसके बाद देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय। तो अगर हम करें बात, तो भारत कहाँ बसता है, कहते हैं भारत गांव में बसता है। और गांव का आधार क्या है, गांव की रीढ़ क्या है, कॉपरेशन। तो कॉपरेशन गांव की रीढ़ है। तो वही बात है कि सहकारिता विश्वविद्यालय। तो देश में किसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए देश में क्या किया गया है, देश की पहली सहकारिता विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। कहाँ पे, गुजरात के आणंद में। तो त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर, कौन सा, त्रिभुवन दास पटेल नाम भी पूछा जा सकता है, कि पटेल के नाम पर आणंद गुजरात में से स्थापित किया गया सहकारिता विश्वविद्यालय। बजट में 500 करोड़ का इसमें निर्धारित किया गया था। महत्व क्या है इसमें, तो विश्वविद्यालय जरूर है, पर ये इसका जो काम है, उद्देश्य है, वो एग्रीकल्चर, उर्वरक, दुग्ध उत्पादन, चीनी उद्योग, ऐसे जो खाद्य, मत्स्य पालन, इन सब के बारे में जो एजुकेशन है उसे बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो ये देगा। उसके बाद है भारत जुड़ेगा वाटर वर्थ से। तो वाटर मतलब पानी, वाटर वर्थ अगर पूछ ले टर्म क्या है, तो मेटा, जो मतलब पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, उस मेटा ने भारत को 5,000 जो उनकी 50,000 किलोमीटर की केबल परियोजना, उससे भारत को जोड़ रहे हैं। अब केबल परियोजना का क्या मतलब हुआ, समुद्री केबल परियोजना। तो पूरे विश्व में जितने भी कॉन्टिनेंट है, वो सारे कॉन्टिनेंट क्या हैं, सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हैं किस
किससे, एक केबल के द्वारा। तो पूरे कॉन्टिनेंट, एक नहीं मतलब कई हज़ारों केबल हैं एक दूसरे कॉन्टिनेंट से जा रही हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो इंटरनेट नेटवर्क का संचालन होता है। तो इसी के लिए एक मेटा प्रोग्राम चला रहा था, उसी में भारत भी जुड़ गया है। ये 5 महाद्वीपों को पहुँचेगी। 5 क्या है, अब आर्कटिक अंटार्कटिक पे तो जाएंगे नहीं, तो बाकी महाद्वीप पर ये जाएंगे इंटरनेट और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद है अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ। अब पारस्परिक टैरिफ का क्या मतलब हुआ कि अमेरिका ने अब कहा है, ट्रंप ने, मतलब कि जो देश अमेरिका पे जितना टैक्स लगाएगा, अमेरिका भी उस पर उतना ही टैक्स लगाएगा उसके सामान पे। तो ये वाली चीज़ है। तो और ट्रंप ने क्या कहा है, भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश भी है। तो ये है। तो पारस्परिक टैरिफ का मतलब क्या है कि वो टैरिफ मतलब एक देश लगाता है तो दूसरा देश उतना ही लगा देगा, ये कहा है ट्रंप ने। WTO के बारे में देखें, क्योंकि विश्व में जो व्यापार संगठन मेन संस्था है वो कौन सा, WTO 95 से, और यही सीमा वगैरह का निर्धारित शुल्क करता है। अगला है काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण, कौन सा, तीसरा। तो 2022 से ही हुआ था ये। तो तीसरा संगमम है, मतलब काशी मतलब वाराणसी और तमिल, ये दोनों संस्कृति के लोग कहाँ पे, वाराणसी में बैठ के हर बार समारोह करते हैं। तो वाराणसी के नमो घाट पर ये आयोजित हुआ है। 10 दिवसीय आयोजन है, 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ है 10 दिवसीय, और इसमें योगी जी वगैरह इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। अगला है परप्लेक्सिटी AI। परप्लेक्सिटी AI क्या है, डीप रिसर्च टूल है। जैसे अभी चैट GPT है, तो GPT वगैरह इनके टाइप का ही ये परप्लेक्सिटी AI है। अब इन्होंने अपना टूल जारी किया है, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं वैसा ही कुछ इनका टूल आया है, इस वजह से ये भी चल रहा है। दूसरा क्यों फेमस है ये, इसके जो CEO है वो इंडियन ही है, तो भारतीय मूल के अरविंद श्रीनिवास हैं, वही इसके CEO हैं। तो ये हमने देखा। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, $260 मिलियन। तो ये सऊदी के किस क्लब से जुड़े हैं, अल नासर से। तो ये है। दूसरा है स्टीफन करी। स्टीफन करी NBA के हैं। NBA मतलब अमेरिका में जो बास्केटबॉल चलता है उसे कहते हैं। तो NBA के हैं स्टीफन करी, ये दूसरे नंबर पे है। उसके बाद है जो चौथे पे हैं वो है मेसी, तो मेसी चौथे पे हैं। अब इसमें जो पहली महिला दिखेंगी लिस्ट में वो है अमेरिका की कोको गफ, टेनिस खिलाड़ी कोको गफ, जो $30 मिलियन के साथ है। पर बात यह है कि ये टॉप 100 में भी नहीं है, मतलब टॉप 100 तो केवल मेल हैं जो ज़्यादा कमाते हैं, और उनमें टॉप 100 में कोई भी महिला नहीं है। और जो पहली है महिला वो कोको गफ है, पर वो टॉप 100 के बाहर हैं। तो कोको गफ सबसे ज़्यादा महिलाओं में कमाने वाली हैं। उसके बाद है पंचायत में आरक्षित सीटों का कार्यकाल। तो सिफारिश की गई है कि आरक्षित सीटों का कार्यकाल 2 से 3 कार्यकाल तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है लोक प्रशासन संस्था के द्वारा, जो आरक्षित सीटें हैं। कारण क्या, हर चुनाव में आरक्षण बदलने से निर्वाचित प्रतिनिधियों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो ये कहा गया है कि जैसे अभी तो बात है केवल कही गई है कि जो आरक्षित सीटें होती हैं, जैसे महिला सीटें हैं अभी आई, तो महिला सीट जो आई है उसे 2-3 बार के लिए रखा जाए ताकि टाइम मिल सके नेतृत्व का। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगला है भारत टैक्स का मतलब टेक्सटाइल से, मतलब कपड़ों से। तो भारत टैक्स 2025, तो इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी के बीच नई दिल्ली में किया जा रहा है। वर्तमान में भारत है कपड़े का निर्यात में 6ठे स्थान रखता है। तो भारत कपड़ा निर्यात में 6ठा स्थान रखता है। तो भारत टैक्स 2025 का दिल्ली में आयोजन हुआ है। वर्तमान निर्यात 3 लाख करोड़ का है, और लक्ष्य हमारा 30 तक है 9 लाख करोड़ का। तो ये याद रखना। अब मोदी जी के द्वारा 5F दिए गए हैं विजन। 5F क्या है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। तो फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, ये याद रखने 5 दिए गए हैं ताकि बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद वित्तीय स्थिति, बिहार पे एक डाटा आया है कि बिहार की जो राजकोषीय स्वास्थ्य स्थिति है वो 13वें नंबर पे है। तो 13वें नंबर पे ये स्वास्थ्य स्थिति है बिहार की। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय स्थिति नॉर्मल ही है, मतलब जैसा पहले चल रहा था बिहार का वैसा ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है। तो ये वाली चीज़ है, तो बिहार की वजह में था। अगला है रेवड़ी संस्कृति, जन कल्याण और वित्तीय बोझ। अब ये क्यों है, सुप्रीम कोर्ट और इनमें अभी केस चल रहा है कि होता क्या है कि राज्यों के जो हैं विभिन्न राज्य चुनाव के दौरान क्या करते हैं, मुफ्त के वादे कर देते। उससे हो क्या रहा है कि राज्यों पर क्या है, जो कर्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है, स्थिति खराब हो रही। तो रेवड़ी संस्कृति का मतलब है क्या कि जो मुफ्त वाली चीज़ें देने की बात सरकारें कर देती हैं। तो अब बिजली, पानी और वो सब, तो इससे राज्यों का ही क्या हो रहा है, ज़्यादा घाटा हो रहा है। तो राज्यों में कुल बकाया जो कर्ज है, राज्यों पर कुल बकाया जो कर्ज है वो
93,313 है, तो ये वाला पहुंच गया। इनमें 9 लाख करोड़ का कर्ज तो केवल और केवल है तमिलनाडु पे। तो याद रखना है 9 का तो केवल किस पे है, तमिलनाडु पे। वाली 93 लाख करोड़ ये वाला पूरा चलेगा, और 9 तो केवल उसमें से तमिलनाडु पे। तो ये है। अब दो चीज़ें मिली, खर्च का विभाजन। एक केंद्र पर केंद्र का खर्च होता है, राज्यों का खर्च। खर्च दो प्रकार के होते हैं, एक राजस्व का, मतलब केंद्र सरकार खर्च करेगा तब भी 2 प्रकार से खर्च होगा, राज्य करेगा तब भी 2 प्रकार से खर्च होगा। तो अगर खर्च को 2 भागों में बांटें तो एक हमने देखा पहला राजस्व खर्च, इसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ वह खर्च जो सरकार दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करती है और सेवाएं चलाने के लिए करती है, मतलब दैनिक आवश्यकताओं और सेवाओं को चलाने के लिए। ये देखा, जैसे दैनिक में क्या आ जाएगा कि सरकार जो कर्मचारी हैं उनके वेतन या सब्सिडी या ब्याज भुगतान या सरकारी योजनाओं के संचालन, ये सारे राजस्व खर्च आ जाते हैं। दूसरा खर्च होता है पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च का मतलब वह खर्च जो कंपनी, मतलब भारत का या राज्यों का असेट हो। असेट का मतलब उनकी संपत्ति हो, संपत्ति, और ये लंबे समय के लिए होता है। तो वह खर्च इससे सरकार की परिसंपत्ति बनती है। परिसंपत्ति मतलब उनकी संपत्ति। जैसे सरकार ने सड़क बना दी, रेलवे बना दिया, पुल बना दिया और इनका निर्माण कर दिया, नई इंडस्ट्री बना दिए, रक्षा उपकरण खरीद लिए। अब रक्षा उपकरण जैसे ट्रक वगैरह, हथियार कुछ खरीदा लंबे समय के लिए कहेंगे। तो अब इनमें अगर देखें पर केंद्र का खर्च राजस्व पे ज़्यादा है, राज्यों का खर्च उससे भी ज़्यादा है। तो राजस्व खर्च से कोई फ़ायदा डायरेक्टली तो मतलब वैसे तो नहीं मिलता है, तो इनडायरेक्ट जो पूंजीगत खर्च है उसे बढ़ावा देना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि लंबे समय तक होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मुफ्त योजनाओं की बढ़ती संख्या और व्यय एक गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने यही सारी चीज़ों को बताया। तो हमने देखा क्या, ये संस्कृति इसके बारे में। उसके बाद है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ओशन ओशियन की कॉन्फ्रेंस है, तो ओमान में हुआ है। तो ओमान के बारे में बात करें तो सऊदी अरब वाला एरिया यहाँ यमन है और इस तरफ ओमान है। तो जो भारत से चलते हैं तो सऊदी की तरफ जाएंगे तो ओमान और यमन की लोकेशन याद रखनी, है ओमान और यह है यमन, इधर यूएई पड़ता है। तो याद रखना है ओमान में इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई है। आयोजक है इंडिया फाउंडेशन। तो आयोजक पर इंडिया फाउंडेशन है जो एनजीओ है। भागीदार देश सभी भागीदार हैं जो यहाँ के हैं। तो 55 कुल देश, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका, मतलब सभी बड़े देश इसमें शामिल हैं। पर मेन जो आयोजक दिख रहा है वो इंडिया फाउंडेशन इसका आयोजक है। पर हुआ कहाँ है, ओमान वाले एरिया में। तो ये है। अगला, काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 9 अगस्त 2025, तो 9 अगस्त 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक ट्रेन लूटी गई थी और उसके बाद ही इतिहास में कई सारे परिवर्तन आए। तो नाम था इसी का काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ब्रिटिश सत्ता के लिए पहली चुनौती ये बनी थी। तो 9 अगस्त क्या था 1925 है। तो इसके 100वीं वर्षगांठ अब मनाई जाएगी। तो इस वजह से ये भी चर्चा में चल रहा है। अब ये काकोरी वाला है कहाँ, लखनऊ के आसपास जो काकोरी एरिया है वहाँ पे। आयोजन किसने, मतलब किसने ये एक्शन प्रोग्राम किया था, तो HRA ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ताकि ब्रिटिश सरकार के हथियारों को लूटकर उनसे स्वतंत्रता संग्राम में लगाया जा सके। तो सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोका गया था। तो ये भी याद रखना है कि पैसेंजर ट्रेन थी, तो सहारनपुर और लखनऊ की पैसेंजर ट्रेन को रोका गया था। 40 से ज़्यादा क्रांतिकारी शामिल थे और इसी में नाम आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल का, अशफाक उल्ला खां का, चंद्रशेखर आज़ाद का, राजेंद्र लहड़ी का। तो राजेंद्र लहड़ी, ये सारे नाम इसमें से आते। ब्रिटिश सरकार का पैसा लिया और क्रांतिकारियों ने सिर्फ पैसा ही लिया था इस ट्रेन से, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो ये सब बाद में गिरफ्तार भी किए गए थे। उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी और ठाकुर एक रोशन है, इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद कभी पकड़े नहीं गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसी की 100वीं वर्षगांठ जो है वो इस बार मनाई जाएगी 2025 में। इस वजह से अभी लखनऊ में काकोरी, चूँकि लखनऊ में घटना हुई थी, तो लखनऊ के काकोरी शहीद पार्क में स्टेशन संग्रहालय बनाया जाएगा। तो स्टेशन पे संग्रहालय बनेगा। तो ये वाली बात है। उसके बाद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड का गौरव सम्मान मिला है। तो उत्तराखंड, भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान इन्हें मिला है। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद है बाफ्टा। तो हॉलीवुड में तो हम जानते हैं हॉलीवुड में कुछ होता है तो क्या मिलता है, ऑस्कर मिलता है हॉलीवुड में। तो हॉलीवुड में ऑस्कर मिलता है जो अमेरिका का है। क्या यूके भी कुछ ऐसा देता है? बिल्कुल देता है। यूके का बाफ्टा अवार्ड होता है। तो जो मूवी वगैरह देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो बाफ्टा मिलेगा और ऑस्कर सेम से ही है पर देश का अलग अलग होता है। बाफ्टा है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स।
तो ये सेम से ही होते हैं दोनों, बस अलग अलग कंट्री के हिसाब से हैं। तो इस बार का जो वैसे ये बना था 1947 में, इसके ब्रिटिश अकादमी के रूप में बना था, पर जो वर्तमान नाम है वो 1976 से दिया गया था। तो बाफ्टा का मुख्यालय कहाँ है? यूके में। अब इसमें फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो गेम सब पे ये मिलता है। तो ऑस्कर की तरह ही ये एक तरीके से। अब इस बार का जो दिया गया है 18 फरवरी को, मतलब ये कल घोषणा हुई है कल के लिए, तो इसमें बेस्ट फिल्म का जो मिलेगा वो है एडवर्ड बर्गर की जो कनक्लेव 12। तो कनक्लेव जो फिल्म है 12 नामांकनों के साथ 7 पुरस्कार जीते हैं इसने, कनक्लेव वाले ने। उसके बाद बेस्ट एक्टर है वो एड्रियल ब्रांडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है वस्तुकार के रूप में। उसके बाद है बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म को फ्रांसीसी की है एमिलिया पेरेस, इसे मिला है। तो यही याद रख सकते, बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर वाला 2 चीज़ें। फिल्म के लिए है कनक्लेव 12 नामांकन के साथ टॉप पे है। उसके बाद है बेस्ट एक्टर के लिए एड्रियन ब्रांडी को द ब्रूटलिस्ट में एक प्रवासी वास्तुकार की भूमिका के लिए ने दिया गया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। तो ये 2 याद रखने हैं। तो ये आज हमारा 17 फरवरी का करेंट अफेयर्स था।